या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति और भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्रा आज से है। घर घर घट स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और 9 दिन घरों मंदिरों में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना होगी। और अगर आज पहले दिन की बात की जाए तो मां भगवती के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। देश प्रदेश में गांव गली मोहल्लों में माता रानी के दरबार सज रहे हैं। आमेर से शीला माता मंदिर में मध्याह्न 11:55 के करीब घट स्थापना हुई, क्योंकि मुहूर्त जो शुभ मुहूर्त कहा जाता है घट स्थापना का, वो यही रहा। घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ अभिजीत मुहूर्त जो है वो मध्याह्न 11:50 से 12:36 तक है, यानी अभी भी वक्त है। आप अभी भी घट स्थापना कर सकते हैं अगर आप अभी भी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। वहीं नवरात्र स्थापना के साथ ही देवी धामों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। जोधपुर में चामुंडा माता, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी, पल्लू में ब्रह्माणी माता, करौली में कैला मैया, देशनोक में करनी माता का मंदिर, तो जैसलमेर में तनोट माता, राजधानी जयपुर का जमवा रामगढ़ में जम्बाई माता, जोबनेर में ज्वाला माता, उदयपुर वाटी में शाकंभरी माता, बाड़मेर में नागणेचा माता, वहीं विरात्रा माता, नागौर में भुआल माता, गोछ मांगलोद में धदीमदी माता, सीकर में जीर्ण माता, जालोर में सूंधा माता समेत देवी धामों पर आज से मेले सा ही माहौल रहने वाला है। काफी संख्या में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं, अपनी श्रद्धा लिए भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं और इतनी भीड़, साज सजावट, मेले सा माहौल आने वाले समय में 9 दिन तक रहेगा और उसके आगे भी, क्योंकि दशहरा है, फिर दिवाली है और ये त्योहारों का सीजन है। चलिए सियासी खबर की ओर एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। 15 जीआरजी कांग्रेस वर रूम में कल 5 घंटे तक ये बैठक चली। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर सीपी जोशी, सचिन पायलट सहित स्क्रीनिंग कमेटी के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। एआईसीसी ऑब्जर्वर और सचिवों से मिली रिपोर्ट को सर्वे से क्रॉस चेक करवाया गया, यानी जो सर्वे आया है उससे क्रॉस चेक करवाया गया है। फिर सर्वे से मैच होने वाले नामों पर बैठक में सहमति बन गई है। पार्टी के सभी नेताओं की सलाह और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नाम तय किए गए हैं। सचिवों से एक एक सीट को लेकर एक अलग अलग फीडबैक लिया गया है, चाहे काजी निजामुद्दीन की बात कर लो, अमृता धवन की बात करो, वीरेंद्र राठौड़ की बात करो, हर किसी से अलग अलग फीडबैक लिया गया है और इस बैठक में 95 सिंगल नामों की सूची तैयार हुई है। ये वो नाम जिन पर कोई विरोध नहीं है और फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। विभिन्न सर्वे रिपोर्ट्स में माना गया इन सभी नामों को काफी मजबूत स्थिति में। 17 अक्टूबर को दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। 18 अक्टूबर को सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। फिर सूची में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, रफीक खान, रामकेश मीणा, लाचन कटारिया, ब्रजेंद्र ओला, रामलाल जाट, प्रसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा, रोहित बोहरा, गिरिराज सिंह मलिंगा, शोभा रानी कुशवाहा, शकुंतला रावत, जितेंद्र डूडी, राजेंद्र यादव, इंद्राज गुर्जर, मुकेश भाकर, हरीश मीणा, धीरज गुर्जर सहित कुल 95 नामों की सूची तैयार है। वहीं आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की भी पहली सूची जारी कर दी गई है। तो विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 5 राज्यों में चुनाव आने हैं और 3 राज्यों में पहली सूची जारी कर दी गई है, जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में पहली सूची जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस से मध्य प्रदेश में 144, छत्तीसगढ़ में 30 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। तेलंगाना की बात करें तो वहां भी पहली सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने यहां 55 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। एमपी की सूची में कमलनाथ, जीतू पटवारी, गोविंद सिंह के नाम है। वहीं कमलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ेंगे, जीतू पटवारी राउत से लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज सिंह के सामने बुधनी से विक्रम मस्ताल को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले रामायण आई थी, उसमें विक्रम मस्ताल ने हनुमान का रोल अदा किया था, तो शिवराज के सामने हनुमान को उतारा गया है। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल के सामने लाखन सिंह पटेल को टिकट मिला है। इंदौर प्रथम से कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला मैदान में है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव, पाटन से भूपेश बघेल को मैदान में उतारा गया है। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को कोडंगल से टिकट मिला है। तो कई सीट, कई नाम चुकाने वाले हैं और इसमें भी खास बात यह है कि बीजेपी की तरह यहां स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, यानी सांसदों को भी टिकट मिला है। चलिए आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी भी दिल्ली दौरे पर ही हैं। जी हां, दिल्ली से जोधपुर हाउस में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठहरे हुए हैं। अभी सीसी की बैठक हुई थी, बेहद शांतिप्रिय तरीके से बैठक रही, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे। जो सर्वे सामने आया था नामों को लेकर, उस पर क्रॉस चेक किया गया था, मंथन किया गया था, अंतिम मुहर लग रही है। और कल कांग्रेस की यही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी जिसमें भाग लिया गया था। तो जोधपुर हाउस में मुलाकात करने पहुंचे कई कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, क्योंकि जोधपुर हाउस में ठहरे हुए हैं। कांग्रेस कोष अध्यक्ष अजय माकन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलेंगे। लगातार मिलने की ये कवायद जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है राजस्थान में आने वाले समय में चुनाव है। राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली में ठहरे हुए हैं और ऐसे में दिग्गज सीधा उनसे मुलाकात कर रहे हैं और हर एक चीज की फीडबैक भी ली जा रही है और दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है इस फीडबैक का सियासी कई मायने होंगे, क्योंकि लिस्ट अभी तक राजस्थान से आई नहीं है, जिस पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। देखा जाए तो प्रदेश सियासत का एक मिथक ऐसा भी है कि मौजूदा विधायकों में से 40% भी वापसी नहीं कर पाते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 25 साल से ऐसा ही ट्रेंड रहा है। चुनाव में 28.5% लेकर 38.5% विधायक ही वापस जीत कर आए हैं। यानी उन्होंने अगर किसी सीट पर उनको उतारा गया है सेम उम्मीदवार को, तो 40% ही ऐसा हो पाया है लगभग कि जो वह वापस जीत कर आए हों। 10वीं से 11वीं विधानसभा में 38.5% यानी 77 विधायक ही जीते। 11वीं से 12वीं विधानसभा में 29% यानी 58 विधायकों की वापसी हुई। 12वीं से 13वीं विधानसभा चुनाव में 28.5% यानी 57 विधायक। फिर 13वीं से 14वीं विधानसभा के चुनाव में 35.5% यानी 73 विधायक। 14वीं से 15वीं विधानसभा 29.5% यानी 59 विधायकों की ही वापसी हुई। तो लगातार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वालों में हरिदेव जोशी रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे हैं, वसुंधरा राजे रही हैं, गुलाब चंद कटारिया रहे हैं, ज्ञानचंद पारक रहे हैं, नंदलाल मीणा, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, प्रताप सिंह सिंघवी, प्रसादी लाल मीणा, राजेंद्र राठौर, बीडी कल्ला समेत नेताओं ने कई बार हासिल जीत की है। लेकिन अगर कुल फीसद निकाला जाए, कुछ प्रतिशत देखा जाए, तो 40% से वापसी नहीं कर पाते विधायक। उबले चावल के निर्यात पर शुल्क 31 मार्च तक बढ़ाया गया। स्थानीय स्टॉक रखने और घरेलू कीमतों के नियंत्रण रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने 25 अगस्त को 16 अक्टूबर तक ये निर्यात शुल्क लगाया है। घरेलू कीमतों के नियंत्रण, जो घरेलू कीमतें हैं उसमें नियंत्रण रखने के लिए फैसला लिया गया है। 25 अगस्त को 16 अक्टूबर तक ये निर्यात शुल्क लगाया गया। सरकार ने उबले चावल पर 20% का निर्यात शुल्क लगाया था। अब गैर बासमती चावल की किस्मों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी में भी बदलाव नहीं है। $1200 प्रति टन बना रहेगा बासमती चावल का एमईपी। अगले आदेश तक बासमती चावल के एमईपी में बदलाव नहीं होगा। चीनी निर्यात तक पाबंदी अक्टूबर के बाद भी जारी रहने के आसार हैं। वहीं दूसरे राज्यों की तुलना में प्रदेश में 7 गुना ज्यादा बसों पर टैक्स। राजस्थान में स्लीपर का टैक्स प्रति महीने 1084 रुपए प्रति सीट टैक्स रहेगा, जबकि उत्तर प्रदेश में 242 रुपए प्रति महीने प्रति सीट टैक्स रहेगा। और राजस्थान में हर महीने देना होता है 3,58,000 रुपया टैक्स। असम में हर साल मात्र 24,000 रुपए का टैक्स चुकाना होता है और ऐसे में बस ऑपरेटर्स दूसरे राज्यों से पंजीयन करवा रहे हैं और वन टाइम ऑल इंडिया परमिट टैक्स पॉलिसी के बाद यह पंजीयन करवाया जा रहा है। असम, नागालैंड, मिजोरम में बसों का पंजीयन करवाया जा रहा है, क्योंकि दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन वाली इन बसों का चालान हो रहा है। बस ऑपरेटर्स परिवहन विभाग द्वारा ऐसे चालान का विरोध भी करते नजर आ रहे हैं और इसलिए पंजीयन वहां से करवाते नजर आए। तो चलिए खबर खेल के मैदान से और एक अच्छी बात आप तक पहुंचा दें। भारत में 2036 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका खुलासा कर दिया है। भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 141 उद्घाटन सत्र में उन्होंने घोषणा की है कि 2036 में भारत में आयोजित होगा विश्व का खेल महाकुंभ। ओलंपिक आयोजन देश के 140 करोड़ लोगों का पुराना सपना रहा है। भारत को आईओसी की तरफ से पूरा समर्थन मिलने का भरोसा भी दिलाया गया। 2029 में यूथ ओलंपिक का आयोजन भी भारत कर सकता है, ये जानकारी मिली है। लेकिन ये जो महाकुंभ ओलंपिक होता है वो 2036 में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलासा किया और कहा कि इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जितने भी खेल प्रेमी हैं और भारत में इस बात का इंतजार रहता है और इसीलिए विश्व का खेल महाकुंभ ओलंपिक 140 करोड़ लोगों का सपना पूरा होगा। 2036 में भारत इसकी मेजबानी करेगा।